नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ फिर एक बार आपके सामने हाजिर है, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस से। मणिपुर हिंसा में अमित शाह का बड़ा एक्शन, किसी के पास भी हथियार मिलने पर होगी कार्रवाई। इंडियन एयरफोर्स का सूर्य किरण एयरक्राफ्ट कर्नाटक में क्रैश, ट्रेनी महिला पायलट उड़ा रही थी प्लेन। और राहुल गांधी 6 दिनों के अमेरिका दौरे पर, भारत के लोकतंत्र पर उठाए सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मणिपुर के दौरे पर है और मणिपुर में चल रही हिंसा पर उन्होंने ठोस कदम उठाए जाने की कटिबद्धता जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर है और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। मणिपुर दौरे के दौरान अमित शाह ने इम्फाल में एक राहत शिविर का दौरा किया। यहां मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी, जल्द ही लोगों की घरों में वापसी सुनिश्चित की जाएगी। शाह ने कुकी समुदाय के संगठनों के साथ भी बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि मणिपुर की शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति बहाली के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। मणिपुर में पिछले कई दिनों से चल रही हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। वहीं हिंसा में घायल लोगों और जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, उनके लिए कल गृह मंत्रालय राहत पैकेज जारी करेगा। मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दे। समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, मैं मानता हूं वो काम यही है। तो आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। आज फिर एक बार इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश होने की घटना सामने आई। ये दुर्घटना कर्नाटक में घटी। कर्नाटक के चामराजनगर में आज गुरुवार को आईएएफ का सूर्य किरण एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा भोगपुरा गांव के एक खुले मैदान में हुआ। एयरक्राफ्ट की महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित है। आईएएफ अधिकारी ने इस पर बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है। इस पर इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि आज सुबह बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इसे तेजपाल और भूमिका उड़ा रहे थे। वे रूटीन ट्रेनिंग पर थे। किसी कारण से उन्होंने विमान से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। इस घटना में दोनों पायलट को मामूली चोटें आई हैं। आईएएफ अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एयरफोर्स की टीम पहुंची है और घटना की जांच की जा रही है। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर गए हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले कई बिजनेसमैन से मुलाकात की। इस दौरान पेगासस स्पाईवेयर पर चर्चा करते हुए राहुल ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा फोन
टैप हो रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, हेलो मोदी जी। यात्रा के दौरान बुधवार शाम को राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों से कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है। कोई भी संस्था अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रही। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दे, लेकिन हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में हैं। सिलिकॉन वैली के प्लग एंड प्ले ऑडिटोरियम में राहुल के साथ आईओसी के चेयरमैन सैम पित्रोड़ा और कई कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। राहुल ने इससे आगे कहा कि अगर आपको देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि सबके पास हो। भारत में डेटा की सेफ्टी को लेकर नियम बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया जा रहा है। अगर कोई देश ये तय कर ले कि आपका फोन टैप करना है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि मैं जो भी करता हूं सरकार को उसकी पूरी जानकारी होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल ने अपनी सांसदी जाने पर कहा कि मैं 2004 में राजनीति में आया था। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कुछ बोलने भर से सांसदी जा सकती है। मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसद में बैठे रहने के मुकाबले अब ज्यादा मौके मिलेंगे। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं को खतरे में देखकर हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल ने यह भी कहा कि 125 लोगों से शुरू हुआ सफर लाखों तक पहुंचा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इस यात्रा से क्या सीखा। ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव रहा। हमने खेती से लेकर हेल्थ केयर, शिक्षा तक के बारे में लोगों को बताया। हमारे देश में राजनीति और आम लोगों में एक बड़ा फासला है। देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों के साथ हो रही सियासत पर आज बॉक्सर विजेंदर सिंह भी भड़क गए। ओलंपियन और कांग्रेसी नेता बॉक्सर विजेंदर सिंह ने महिला पहलवानों का समर्थन किया है। महिला पहलवानों से सरकार से मिले पैसे और अन्य सुविधाओं की मांग करने वाले भाजपा नेताओं को विजेंदर सिंह ने करारा जवाब दिया है। विजेंदर ने कहा कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि ओलंपिक होता क्या है। कई लोग गुटखा खाकर कहते हैं कि ओलंपिक मेडल ही नहीं, हमारे पैसे भी दे दो। अगर सरकार चाहेगी तो हम पैसे भी दे देंगे। आप पहले मेडल लाकर दिखाओ, फिर बात करना। विजेंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया है। हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसियस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है, लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो।
तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। आपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है। बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि विनेश और साक्षी को कहते हैं कि आप लोग सब उनका साथ दें। मीडिया बहुत जरूरी है। आप लोग कहते हैं कि संविधान का चौथा स्तंभ है, तो आप चाहूंगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं, गलत को गलत दिखाएं। और मैं हमेशा उनके साथ हूं भैया, एक हरियाणवी होने के नाते, एक ओलंपिक मेडलिस्ट होने के नाते। और ये सब चीजें बिकॉज हरियाणा को हमने देखी है। हरियाणा में जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई थी तब ये शुरू हुआ था सब चीजें। उससे पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे भाई साहब, आपसे आने से पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे? बहुत कम आए थे। लेकिन जैसे वहां पे कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब की सरकार आई, तब वहां में कैश प्राइज मिलने शुरू हुए थे, 31,000, 51,000, 1 लाख रुपए। और हमारे लिए बहुत अहम होता था वो 31,000, 21,000 और 15,000 की राशि बहुत अहम होती थी। तो रेवोल्यूशन होता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, और चेंज किया है, कांग्रेस ने किया भैया, हुड्डा साहब ने किया है। और अब सब लोग कहते हैं कि हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मुंह बाट देखने लग रहे हैं वहां के भैया, हाँ कहाँ गई हो सरकार, कहाँ गई हो सरकार। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन, जस्ट वेट एंड वॉच। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड इन दिनों भारत दौरे पर है और इस दौरान भारत के राजनेताओं से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। इससे पहले पीएम प्रचंड ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम प्रचंड के सम्मान में हैदराबाद हाउस में खास लंच भी आयोजित किया गया। पीएम प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड का ये चौथा भारतीय दौरा है। बुधवार को वो दोपहर करीब 3 बजे भारत पहुंचे थे। भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया था। प्रचंड नई दिल्ली में नेपाल भारत बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। वो भारत में मौजूद नेपाली समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। प्रचंड को चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने कई बार भारत विरोधी बयान भी दिए हैं। दरअसल प्रचंड को 2009 में पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसकी वजह वो भारत को मानते हैं। प्रचंड ने नेपाल आर्मी चीफ रुकमंगट कटवाल को पद से हटा दिया था। भारत इसके खिलाफ था। भारत के विरोध के बीच उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड और प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हाल ही में आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चोटिल हो गए थे और चोट लगने की वजह से उनकी घुटनों की सर्जरी आज मुंबई में पूरी हुई है। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए महेंद्र सिंह धोनी की आज गुरुवार को घुटने की सर्जरी की गई। सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई है। 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में चोट लग गई थी। धोनी गुजरात के खिलाफ आईपीएल के पहले ही मैच में चोटिल हुए थे। गुजरात की पारी के 19वें ओवर में दीपक चहर की गेंद को रोकने के लिए धोनी ने डाइव लगाई, जिसके बाद धोनी कराहते हुए नजर आए। उन्होंने तुरंत ही अपना पैर पकड़ लिया था। वो किसी तरह खड़े तो हो गए, लेकिन कुछ देर वो काफी परेशान दिखाई पड़े। उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग जारी रखी। आईपीएल के दूसरे मैचों में बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर धोनी हमेशा खेलते हुए नजर आए थे। यही नहीं, वो घुटने की चोट की वजह से बल्लेबाजी करने भी अधिकांश मैचों में निचले क्रम पर ही आए। पिच पर भी दौड़कर रन लेने की बजाय बड़े शॉट खेलते हुए धोनी को आईपीएल में देखा गया। धोनी ने भी आईपीएल सीजन के बीच में कहा था कि वो ज्यादा दौड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो निचले क्रम पर आकर बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। युवा अवस्था में महंगे शौक रखना और गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट देना कई बार चोरी जैसी वारदातों की ओर युवाओं को ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उजागर हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर पुलिस को एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। दरअसल वाहन चोरी और मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। ये गिरोह महंगे शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। युवा बाइक चोर गिरोह चोरी की मोटरसाइकिल से लूट करते थे। खरगापुर के रहने वाले सभी युवा बाइक चोर को गिरफ्तार कर उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। विलासिता तो सभी लोगों को आकर्षित करती है। कुछ ज़रूरतें होती है, ज़रूरतें जब बढ़ जाती तो विलासिता में आ जाती है। महंगे मोबाइल का शौक़, नशे की आदत, इन सब चीज़ों के कारण सही रास्ते से जीविका उपार्जन करने के स्थान पे इस तरह के अपराध में लोग आ जा रहे हैं। ये समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय, चिंतन का विषय है। लेकिन शुद्ध अपराध की बात करें तो ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते थे, फिर उन्हीं चोरी की गई मोटरसाइकिलों का उपयोग करके मोबाइल स्नैचिंग वगैरह का अपराध करते थे। जो आपके सामने अपराधी खड़े हैं, ये इनमें से 4 लोग खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार के रहने वाले हैं और एक महानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 2 बाल अपचारी है जिनके संबंध में जानकारी नहीं दी जा सकती। इनसे 5 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल कनेक्ट होने शेष है कि किस घटना से संबंधित है, और इनसे जो बरामदगी हुई है उसके आधार पर थाना गोमती नगर विस्तार, विभूति खंड और महानगर, इन 4 थानों के अपराध अनावृत हुए। तो इस तरह से एक अच्छा गैंग हमारे गोमती नगर
पुलिस और क्राइम टीम ने मिल के पकड़ा है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी, साथ ही जियो टीवी फाइबर के 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को लाइव रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।